अयोध्या मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने के लिए श्री श्री रविशंकर ने मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सईद सलमान हुसैन नदवी समेत विभिन्न मुस्लिम संगठनों से जुड़े 16 प्रतिनिधियों से बेंगलुरु में अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए एक बैठक की। बैठक में इस विवाद को कोर्ट से बाहर सुलझाने को लेकर प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बताया जा रहा है कि अगले महीने अयोध्या में श्री श्री रविशंकर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक कर सकते हैं। यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भारतीय वायुसेना की गोपनीय जानकारी देने के आरोप में ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अरुण अपने स्मार्टफोन के जरिए भारतीय वायुसेना मुख्यालय में चल रहे युद्धाभ्यास से जुड़े वर्गीकृत दस्तावेजों की तस्वीरें व्हाट्सएप के जरिए भेज रहे थे। ग्रुप कैप्टन की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने के बाद 31 जनवरी को उन्हें वायुसेना ने हिरासत में लिया था। दरअसल पिछले साल दिसंबर में ग्रुप कैप्टन अरुण को ISI ने 2 फेसबुक अकाउंट के जरिए हनी ट्रैप में फंसाया था। इन दोनों फेसबुक प्रोफाइल से ग्रुप कैप्टन अरुण अश्लील चैट करने लगे थे, जिसके बाद उनकी इसी चैट से उनको ब्लैकमेल किया जाने लगा। पुलिस अब उनसे पूछताछ में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हनी ट्रैप में फंसकर वो अब तक भारतीय वायुसेना की कितनी गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को दे चुके थे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 4 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ओमान, सऊदी अरब और फिलीपीन जाएंगे। प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा 12 फरवरी तक होगी। प्रधानमंत्री 10 फरवरी को रामल्ला पहुंचेंगे, जहां वे सबसे पहले दिवंगत यासर अराफात संग्रहालय भी जाएंगे। 10 फरवरी को देर शाम मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और दुबई में 6ठे वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की इन 3 देशों की यात्रा कूटनीतिक और सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जो अपराधी गोली की भाषा समझते हैं उन्हें गोली की भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। मतलब साफ है कि यूपी में आने वाले दिनों में एनकाउंटर्स की संख्या में अभी और इजाफा होगा। योगी सरकार के गठन के बाद से ही पिछले 11 महीनों में यूपी पुलिस 1100 से ज्यादा एनकाउंटर्स कर चुकी है। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर्स के भी आरोप लग रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष हंगामा कर रहा है तो मानवाधिकार आयोग भी सरकार और पुलिस को कई नोटिस दे चुका है। लेकिन इस सबके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के अधिकारियों को किसी से भी नहीं डरने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी ऐलान किया है कि जो अपराधी गोली की भाषा समझेगा उसे गोली की भाषा में ही जवाब मिलेगा। इन दिनों यूपी में विधानसभा सत्र चल रहा है और फर्जी एनकाउंटर्स के मुद्दे पर विपक्ष सदन में हंगामा करके सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। विपक्ष लगातार बीजेपी के नेताओं पर इस बात को लेकर हमला करता हुआ नजर आ रहा है कि पकोड़े बेचने वाली बात प्रधानमंत्री ने स्वरोजगार से कैसे जोड़ ली। लेकिन अब बीजेपी के नेता विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी में हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जल्द ही चाय पर चर्चा के साथ साथ पकोड़ों पर चर्चा करने जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की अगुवाई में जल्द ही दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता चाय पर चर्चा कार्यक्रम की तरह ही पकोड़ा पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। इसके लिए योजना बनाई जा रही है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक इसकी शुरुआत मनोज तिवारी के लोकसभा क्षेत्र उत्तर पश्चिमी दिल्ली से ही हो सकती है और इसके लिए फिलहाल 12 फरवरी की तारीख तय की गई है। सूत्रों की माने तो अगर ये प्रयोग सफल रहा तो बीजेपी देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की पकोड़ा पार्टियों का आयोजन कर सकती है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया था। तब उन्होंने विपक्ष से कहा था कि पकोड़े बेचने वालों की तुलना भीख मांगने वालों से नहीं की जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। साउथ चाइना सी में अपना वर्चस्व जुटाने में जुटे चीन ने अमेरिका की दखल अंदाजी को जवाब देना शुरू कर दिया है। चाइना ने सुखोई 35 फाइटर जेट्स को साउथ चाइना सी में अपने कॉम्बैट मिशन के लिए तैनात कर दिया है। विवादित साउथ चाइना सी में भारत और अमेरिका नो फ्लाइट्स की पुरजोर वकालत करते आ रहे हैं। अक्सर अमेरिका के विमान और युद्धपोत यहां पर नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर चीन कई बार अमेरिका को चेतावनी भी दे चुका है।
हाल ही में आसियान देशों ने भी साउथ चाइना सी में चीन की मनमानी के खिलाफ नाराजगी जताई थी। चीन की वायुसेना ने एक बयान जारी कर बताया कि चीनी वायुसेना ने हाल ही में अपने सुखोई 35 फाइटर जेट्स को साउथ चाइना सी के ऊपर ज्वाइंट कॉम्बैट पेट्रोल में हिस्सा लेने के लिए भेजा था। चीन के इस क्षेत्र में सुखोई 35 फाइटर जेट्स की तैनाती अमेरिका के उकसावे का नतीजा है। हालांकि चीनी वायुसेना ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इन फाइटर जेट्स की तैनाती कहां पर की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। अमेरिका, रूस और फ्रांस के बाद जापान भी भारी बर्फबारी से बेहाल हो गया है। एक ही दिन में 1.94 मीटर बर्फबारी हुई, 37 साल का रिकॉर्ड टूटा। जापान में कल बर्फबारी के बाद ऐसा लगने लगा मानो पूरा जापान सफेद चादर से ढक गया हो। बुधवार से गुरुवार तक 24 घंटे के अंदर जापान में 1.94 मीटर बर्फबारी हुई, जो कि मौसम विभाग के अनुसार 37 सालों में सबसे ज्यादा थी। इससे पहले 1981 में यहाँ एक दिन में 1.34 मीटर बर्फबारी हुई थी। बर्फ से इशिकावा, फुकेई, तोयामा और निगाता में 50 से भी ज्यादा हादसे हो चुके हैं, जिसमें 7 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बर्फबारी के चलते फुकेई प्रांत के हाईवे पे पिछले 3 दिनों से 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी बर्फबारी से राहत मिलना मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सरगम पंत, न्यूज नेशन।